सेट्स हम जो है हिस्ट्री लेसन नंबर 3 के 5th पार्ट में हैं और इसमें हमको जो है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, न्यायिक संगठन के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, भारत के अंदर जैसे जैसे कंपनी के साम्राज्य का विस्तार होने लगा, जैसे जैसे कंपनी के साम्राज्य का जो विस्तार है वो विस्तार हुआ, तो कंपनी के लिए यह आवश्यक हो गया कि भारत के अंदर रूल और रेगुलेशन को देखने के लिए जो है एक न्यायिक प्रक्रिया की स्थापना की जाए, एक न्यायिक संगठन की स्थापना की जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1772 में यानी कि 1772 ईस्वी में भारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि जिला स्तर पर एक एक दीवानी और एक एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। दीवानी का मतलब होता है सिविल अदालत और फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल अदालत। इसकी स्थापना की गई। जो दीवानी अदालत थी उसकी अध्यक्षता जो कलेक्टर था उसकी देखरेख में की गई, यानी कि कलेक्टर जो था वह दीवानी अदालत की अध्यक्षता करेगा और जो फौजदारी अदालत था उसकी अध्यक्षता के लिए जो भारतीय जज थे उनकी नियुक्ति की गई। और यह भी तय किया गया कि ये जो भारतीय जज हैं उनको जो है मुफ्ती और काजी के द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा कानून की व्याख्या करने के लिए। और ज़िले के इस दीवानी और फौजदारी अदालत से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह कलकत्ता में बने सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत में अपील कर सकता है। ठीक है। और इसके बाद 1773 में यानी कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया जिसके तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और यह तय किया गया कि इसमें एक चीफ जस्टिस होगा यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 जो है अदर जज होंगे, अन्य जज होंगे इसके लिए। और इन सारे जजों की नियुक्ति कौन करेगा? क्राउन करेगा, यानी कि ब्रिटेन का राजा या रानी जो भी होगा वो करेगा इन जजों की नियुक्ति। और साथ साथ यह भी तय किया गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है यह ब्रिटिश क्षेत्र से संबंधित, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटिश का अधिकार है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटिशों का कब्जा है, उन क्षेत्रों के जो बात और विवाद है उनसे संबंधित मामले का जो निपटारा है वह यह सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जो ये सुप्रीम कोर्ट होता था वह अपना कोई भी फैसला ज्यूरी सिस्टम के आधार पर देता था। ज्यूरी सिस्टम का मतलब कि जजों की एक टीम जो है किसी मामले पर अपना फैसला देती थी। और अगर कोई व्यक्ति भारत के इस सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होता था तो इसके खिलाफ वो राजा की जो परिषद होती थी ब्रिटेन में, वहाँ पे वो अपील कर सकता था। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट थी वह कोई भी कार्य यानी कोई भी फैसला या कोई भी जो कार्रवाई वह इंग्लिश लॉ के हिसाब से यानी ब्रिटिश कानून के हिसाब से यह करती थी, यानी कि ब्रिटिश कानून के हिसाब से या कोई भी फैसला लेती थी या किसी भी मामले का निपटारा करती थी या किसी भी जो है कानून का व्याख्या करती थी। जबकि भारत में जो सदर दीवानी अदालत थी या सदर निज़ामत अदालत जो होती थी वह भारतीय कानून के हिसाब से वो जो है कि प्रोसीड करती थी, अपना काम करती थी। कभी कभी होता क्या था कि इन दोनों ही कोर्ट के बीच जो है कभी कभी क्या होता था कि कन्फ्यूजन हो जाता था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बीच और सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत, इन दोनों के बीच कोई भी कभी कभी ऐसा होता था कि विवाद पैदा हो जाता था। ऐसा इसलिए
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो था वो ब्रिटिश कानून के हिसाब से किसी चीज़ की व्याख्या करता था, और जो सदर दीवानी अदालत था, सदर निजामत अदालत था, वो भारतीय कानून के हिसाब से किसी चीज़ की व्याख्या करता था। तो स्वाभाविक था कि विवाद हो जाए। जब कॉर्नवालिस भारत के अंदर आया तो उसने जब ये कन्फ्यूजन देखा, ये विवाद देखा दोनों ही अदालतों में, तो उसने इस न्यायिक संगठन में जो दोष थे दोष को दूर करने के लिए प्रयास किया, और उसने जो न्यायिक सुधार किए उसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। यानी कि कॉर्नवालिस के द्वारा जो न्यायिक सुधार किए कि दोनों ही तरह के अदालतों में कोई कन्फ्यूजन ना आए, उसने जो कार्य किए, जो सुधार किए, उसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। कॉर्नवालिस ने कहा कि भारत की जो अदालतें हैं, दीवानी अदालत हो, फौजदारी अदालत हो, जो कि कलेक्टर के अधीन रहती थी, कलेक्टर की निगरानी में कार्य करती थी, कॉर्नवालिस ने कहा कि अब ये कलेक्टर के निगरानी में ये काम नहीं करेंगे। कलेक्टर का काम है रिवेन्यू या टैक्स को कलेक्ट करना, कलेक्टर जो है वही अपना काम करेगा, अब उसको न्याय से कोई मतलब नहीं होगा। इस तरह से कॉर्नवालिस ने कलेक्टर का जो जुडिशियल पावर था उसको क्या किया, छीन लिया। और कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जिला स्तर पर जो दीवानी और फौजदारी अदालत हुआ करती थी उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज को नियुक्त किया, एक नया पद सृजित किया, डिस्ट्रिक्ट जज का पद। कॉर्नवालिस के इस न्यायिक व्यवस्था का लाभ भी मिला। लाभ ये मिला कि पहले जो दोनों ही तरह के कोर्ट्स के बीच में कन्फ्यूजन पैदा हुआ करते थे, विवाद पैदा हुआ करती थी, अब वो विवाद जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही 1833 में यानी कि 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत भारत में जो कानून बनाने का अधिकार था वह भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल के काउंसिल को दे दिया गया, गवर्नर जनरल के काउंसिल को दे दिया गया। और फिर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की जो यह परिषद थी उसने सबसे पहले जो है इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी जो होता है उसको बनाया, और फिर ये आईपीसी जो है 1860 में क्या आया कि अपने अस्तित्व में आ गया। इसके बाद ये जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, न्यायिक प्रशासन था, उसने अपने दो सिद्धांतों पर काम करना शुरू कर दिया। वो दो सिद्धांत क्या क्या थे? पहला था रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन होगा, और दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा हिस्ट्री का ये लेसन नंबर 3 समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की पढ़ाई उम्मीद है कि जियोग्राफी से करेंगे, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद।